नमस्कार बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th आर्टिकल स्पीच आपके चल रहे हैं। कल आपको आर्टिकल स्पीच में 2 क्वेश्चन लिखाए थे, जिसमें पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड, प्रदूषण मानव जाति के लिए खतरा, जिसमें प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का बताया था। हालांकि मैं कल बता चुका था आपको कि किस प्रकार से आपको यदि केवल एयर पॉल्यूशन आता है तो आप उसे किस प्रकार से लिख सकते हो, यानी कि वायु प्रदूषण को। और वायु प्रदूषण के बारे में मैंने आपको अधिक शब्द उसमें लिखवा दिए थे। चलिए अधिक बात न करते हुए अपन पॉइंट पे आते हैं। इंग्लिश कंपलसरी, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और क्लास 12th कक्षा 12 RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो अपना सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है, दिया गया है, उसमें इंग्लिश कंपलसरी अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान बोर्ड ने अब की बार NCERT पाठ्यक्रम को ही लागू किया है, जो 2017 से पहले था। ठीक है, चलिए आर्टिकल स्पीच में आज लेते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का मतलब होता है डिजिटल भारत। देखो बच्चों, ये शब्द जो है डिजिट, डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिटल माने अंकीय, लेकिन हम इसको अंकीय नहीं कह सकते हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब है प्रत्येक चीज, हर चीज, या कह सकते हो अधिकतर चीजें आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई भी सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी कार्य हैं, आपको यानी कि पर्सनली, यानी कि पर्सन के रूप में साक्षात किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी ई मित्र पर जाइए और अपना कार्य जो भी है उसको कीजिए, या फिर आप कोई शिकायत करना चाहते हो वो भी आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। आप रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हो ऑनलाइन कर सकते हो। यही क्या कहलाता है डिजिटल भारत। यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी और राजकीय जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना ही क्या कहलाता है डिजिटल भारत। बच्चों, डिजिटल इंडिया में पिछले जब से 2014 से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से डिजिटल इंडिया में एक अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हालांकि डिजिटल इंडिया में सबसे अग्रणी रहने वाला राज्य अपना राजस्थान ही है। इसका श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को देना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले भारत में राजस्थान में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। मतलब डिजिटल इंडिया तो नहीं था, प्रोग्राम का नाम दूसरा था, लेकिन उन्होंने ये सुविधाएं सबसे ज़्यादा राजस्थान में और सबसे पहले की थी। और आज भी राजस्थान ई मित्र सुविधाओं के मामले में सबसे आगे है। और आज भी ई मित्र सेवाओं में यहाँ की जो सरकार हैं, यानी कि कांग्रेस या कह सकते हो गहलोत गवर्नमेंट है, वो भी अपना अच्छा कार्य कर रही है। तो डिजिटल इंडिया के ऊपर यहाँ अपन स्पीच लिखेंगे, या कह सकते हो हम आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन यहाँ आर्टिकल यदि आप लिखना चाहते हो तो बाय लगा के लेखक का नाम हो जाएगा, और यदि आप इसको स्पीच बनाना चाहते हो
तो आपका यहाँ ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑनरेबल चीफ गेस्ट वगैरह। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थी। आई नैन्सी अग्रवाल am going to speak, या कह सकते हो am going to deliver a speech। ध्यान रखना, स्पीच भाषण देते हैं तो डिलीवर शब्द लगाते हैं। am going to speak on डिजिटल इंडिया, ऑन डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इज एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। डिजिटल इंडिया एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, भाई डिजिटल इंडिया है, इसका लक्ष्य क्या है, आखिर क्या यह निर्धारित करना चाहता है, यह चीज आपको यहां बतानी है। डिजिटल इंडिया इज एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य इज टू एंश्योर, सुनिश्चित करना है, that all government services, वहीं आ जाएगा शायद, all government services are available, सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं, आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिकली, माने विद्युत रूप से, यानी कि डिजिटल रूप से, या कह सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, वैसे इलेक्ट्रॉनिकल, इसीलिए इसका नाम ई गवर्नेंस रखा है। देखो, गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन, और ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। मतलब प्रशासन आपको इलेक्ट्रॉनिक उपलब्ध है, विद्युत तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध है। ठीक है, डिजिटल इंडिया is an updated version
ऑफ द ई गवर्नेंस प्रोग्राम, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम या प्लान, कुछ भी लिख सकते हो। इट इज बिलीव्ड दैट, यह विश्वास किया जाता है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन, दैट डिजिटल इंडिया कैंपेन, डिजिटल भारत प्रोग्राम कार्यक्रम will provide a surge to the opportunities for IT प्रोफेशनल्स। यहां तक कॉपी कीजिए बच्चों। थ्रू दिस स्कीम both the service provider and consumers will take benefit, लाभ प्राप्त करेंगे। The scheme will be monitored by Digital India Advisory Group। कॉपी कीजिए। ऑल मिनिस्ट्रीज, पैरा चेंज भी करना है इसके बाद। ऑल मिनिस्ट्रीज and departments will be connected to the scheme as public health care education and judicial department etc। बच्चों यहाँ तक कॉपी कीजिए, मैं आगे इसका हिंदी अर्थ कराता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ से आपको पैरा चेंज करना है।
इसकी सीट पे आ जाना यहाँ। डिजिटलाइजेशन will help in reducing corruption. It will help, ये सहायता करेगा in reducing पेपर वर्क, कागज के काम को कम करने में भी ये सहायता करेगा। दिस प्रोजेक्ट इज द टॉप मोस्ट, मैंने एक दिन पूछा था आपसे इसका टॉप का सुपरलेटिव, टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों में ऊपर से मिटा रहा हूं इसको, थोड़ा सा और लिखना है। यहां तक आप कॉपी कीजिए, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो। The government appointed यहीं से लिखना है, वो नहीं, पैराफ्रेज नहीं करना है। अपॉइंटेड मिस कृति तिवारी IIT टॉपर इंदौर गर्ल एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंडिया। शब्द सीमा तो हो गई होगी शायद। चलिए we need to develop a curriculum, हमको इस प्रकार के पाठ्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है that support industry requirements of today and tomorrow। यहां तक आप इसको कॉपी कीजिए, आपका कंप्लीट हो चुका है डिजिटल इंडिया। मेन डिजिटल इंडिया के बारे में ये है, थोड़ा सा डिजिटल इंडिया के बारे में और थोड़ा लिख दिया है। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसका हिंदी अर्थ समझाता हूं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ये तो आपको बार बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, यहां से लेते हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। आई विल नॉट ट्रांसलेट दीज वर्ड्स इनटू हिंदी। भाई डिजिटल इंडिया को मैं हिंदी में अब ट्रांसलेट नहीं करूंगा। बच्चों, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनको हिंदी बोलने पर सेंटेंस में कुछ अटपटा प्रतीत होता है, क्योंकि वो शब्द हमारे दिमाग में एडजस्ट हो चुके हैं, हैबिट में आ चुके हैं।
इसलिए मैं डिजिटल इंडिया को अंकीय भारत या इस प्रकार से बोलूँगा तो फिर ये सेंटेंस में हिंदी ठीक नहीं बैठेगा। बहुत शब्द एडजस्ट हो चुके हैं, जैसे कि ZERO जीरो, हम शून्य बोल करके सेंटेंस में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि माचिस, मैच बॉक्स, माचिस जिसको कहते हैं, दिया सलाई कहते हैं। जैसे कि ट्रेन, रेलगाड़ी, सही अर्थ रेलगाड़ी नहीं होता, RAIL रेल तो खुद एक अंग्रेजी शब्द, इसका अर्थ होता है पटरी। रेल, रेलिंग लगी रहती है घरों में, ये खुद एक अंग्रेजी का शब्द है। लोपथ गामनी, लोहे के पथ रास्ते पर, गामनी गमन करने वाली, चलने वाली, है ना। तो ये ऐसे बहुत शब्द हैं। क्रिकेट, क्रिकेट एक खेल होता है। अब हम इसको क्रिकेट को हिंदी अर्थ नहीं बोलेंगे, वैसे क्रिकेट में झींगुर होता है, क्रिकेट का मैदान झींगुर की आकृति जैसा होता है, इसलिए इसको क्रिकेट शब्द दिया गया है। और झींगुर का जो शरीर होता है वो ऐसा समझो इस क्रिकेट की पिच हो, और झींगुर के जो इधर उधर जो बाल वगैरह ऐसे फैले रहते हैं उसको, वो क्या है, उसका ग्राउंड है। वो क्रिकेट ऐसे दिया गया है वहाँ से, ठीक है। इंग्लैंड के प्रिंस केवल मन बहलाने के लिए क्रिकेट खेला करते थे, अकेले बैटिंग करते थे, उनके सहयोगी या उनके जो नौकर थे वो बॉलिंग किया करते थे और फील्डिंग किया करते थे। इंग्लैंड से ये क्रिकेट का खेल है, ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में 1 ओवर में 6 गेंद हुआ करती थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 1 ओवर में 8 गेंद हुआ करती थी। उसके बाद ICC का फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तब जाकर के केवल 1 ओवर में 6 गेंद ही रखी गई थी, ठीक है। चलते हैं आगे, क्रिकेट के बारे में अधिक बात नहीं करेंगे। डिजिटल इंडिया इज एन E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट। डिजिटल इंडिया एक E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, ई प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन प्रोजेक्ट माने परियोजना है। द एम, लक्ष्य ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना का, इज टू एंश्योर माने क्या करना है, सुनिश्चित करना है, दैट ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, कि सभी, गवर्नमेंट माने सरकारी, सर्विसेज माने सेवाएं, आर अवेलेबल, क्या हैं, उपलब्ध हैं, आर अवेलेबल, उपलब्ध हैं, टू सिटीजन्स, नागरिकों के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली, विद्युत रूप से। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इज एन अपडेटेड वर्जन, एक नया वर्जन है, अपडेटेड। ध्यान रखना बच्चों, DATE, डेट, डेट मान होता है तारीख, मतलब आज की तारीख, और अपडेट यानी कि आज की तारीख से आगे हम जो चल रहे हैं, जनता जो चल रही है जिस जगह पर, उस जगह से थोड़ा सा आगे, मतलब नया। और डेट माने होता है वर्तमान का, और अपडेट के स्थान पर होता है आउटडेट। आउटडेटेड माने क्या होता है, पुराना, प्राचीन, आउटडेटेड कहलाता है, ठीक है। और अपडेटेड मान क्या आता है, नया। वर्जन माने क्या है, रूप है, ऑफ द नेशनल E-गवर्नेंस प्लान, राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्लान का। सबसे पहले राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना चलाई गई थी, राष्ट्रीय E-प्रशासन योजना चलाई गई थी। उसके बाद मोदी सरकार ने इसको क्या कर दिया, डिजिटल इंडिया कर दिया। और आपको पता है आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा खरीदारी, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही हो रहे हैं। मोबाइल रिचार्ज करवाइए, डिश टीवी का रिचार्ज करवाइए, कोई भी सामान खरीदिए उसका आप पेमेंट कीजिए, वो सब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे आपका कोई काम है, जैसे कि आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो, या आप और कोई वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन ही वेरीफाई सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप कोई फॉर्म भरते हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी आप जो पढ़ रहे हैं इस क्लास को, पहले कक्षा 10 में आपने बोर्ड फॉर्म भरे होंगे, ऑनलाइन भरे थे, अब भी हम क्या भरेंगे, ऑनलाइन। पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले बोर्ड से फॉर्म आया करते थे, फिक्स फॉर्म, आपके कितने बच्चे हैं, विद्यालय में कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, बोर्ड से फॉर्म आया करते थे। वो फॉर्म टीचर बच्चे को पास में बिठा करके अपने हाथ से भरा करते थे, जिससे कि कोई गलती उसमें ना हो, और फिर उन्हीं फॉर्म को वहाँ भेजा जाता था, यानी कि बोर्ड में भेजा जाता था। स्कूल तो यहाँ जो अपना सेंटर बनाते थे वहाँ भेजते थे, और वहाँ से बोर्ड के लिए भेज देते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो आपको केवल ऑनलाइन कागज़ फॉर्म निकाल के दे देते हैं, आप उसमें भरिए, कुछ गलती कर देते हैं फिर उसको सही कर लीजिए,
उस ऑनलाइन फॉर्म जो जमा कराते हैं, भरते हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या है, सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। डिजिटल इंडिया इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ ई गवर्नेंस प्लान। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि डिजिटल इंडिया कैंपेन, डिजिटल भारत कार्यक्रम विल प्रोवाइड माने प्रदान करेगा, ए सर्ज माने एक वृद्धि, टू द अपॉर्चुनिटीज माने अवसरों में, फॉर आईटी प्रोफेशनल्स माने आईटी व्यवसायियों को। डिजिटल इंडिया आईटी क्षेत्र के व्यवसायियों को अवसरों में वृद्धि करेगा, वृद्धि प्रदान करेगा। भाई जो लोग आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आईटी का मतलब इन्फो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फो टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें आती है। और आपको पता है सूचना प्रौद्योगिकी में इंडिया कितना आगे जा चुका है। ये आईटी का कमाल ही है बच्चों। आज सूचना का माध्यम इतना तीव्र है कि विदिन सेकंड्स दूसरे के पास सूचना पहुंच जाती है। अब पहले क्या था, पहले चीज़ें ऐसी थी जैसे कि पत्र भेजना, और वो पत्र 3, 4, 6 दिन में वहाँ जाता था, वहाँ से फिर वापस आता था। और उस समय भी सबसे तीव्र गति का सूचना का साधन था वो आपका था टेलीग्राम, यानी कि तार भेजना। वो इतना तीव्र होता था कि सुबह भेज रहे हैं तो शाम तक या कल सुबह तक तार पहुँच जाएगा, यानी सूचना पहुँच जाएगी। लेकिन अभी देखिए आप 2000 या 2001 के आसपास संचार क्रांति आई थी इंडिया में, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया था। तब बीएसएल ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने जगह जगह पर लैंडलाइन कनेक्शन यानी कि टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। और उसके बाद मोबाइल क्रांति आई थी, और मोबाइल क्रांति के बाद आज देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं। मोबाइल से मैसेज, मोबाइल से बात करना, फ़ोन से बात करना, मैसेज भेजना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना, फेसबुक से संपर्क करना, ईमेल भेजना। तो ये बहुत सी चीज़ें अब ऐसी हो चुकी हैं। या फिर आप किसी को फैक्स कर देते हैं तो सूचना बहुत जल्दी पहुंच जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। आईटी प्रोफेशनल्स का मतलब ऐसे व्यवसाय जो सूचना के क्षेत्र में लगे हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में लगे हुए हैं। थ्रू दिस स्कीम, इस योजना से बोथ द सर्विस प्रोवाइडर्स, बोथ दोनों ही कौन कौन, द सर्विस प्रोवाइडर्स माने सेवा प्रदाताएं, जो सेवा प्रदान कर रहे हैं वो, एंड कंज्यूमर्स और उपभोक्ता। ध्यान रखना बच्चों, कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, जो चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। जैसे कि कस्टमर माने क्या होता है, ग्राहक। कस्टमर का मतलब वो नहीं जब कोई व्यक्ति कष्ट से मर जाता है उसको कस्टमर कहते हैं। किसी ने पूछा था संगमरमर की क्या परिभाषा है, जब दो व्यक्ति संग संग मरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। ये एक चुटकुला है। चलिए, कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, जो चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। जैसे कि हम चीज़ों का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। जैसे कि विद्युत कम उपभोग कर रहे हैं तो आपने बिजली के बिल होंगे अपने पास, उसमें देखना कंज्यूमर आईडी लिखी रहती है। उपभोक्ता, कस्टमर नहीं, हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता। और इसीलिए उपभोक्ता न्यायालय खुले हुए हैं जगह जगह पर। यदि आपको उपभोग की वस्तुओं में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ आप शिकायत कर सकते हो। कंज्यूमर्स यानी कि सेवा प्रदाताएं और उपभोक्ता विल टेक बेनिफिट, क्या प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे या लाभ लेंगे। द स्कीम विल बी मॉनिटर्ड, ये स्कीम, ये योजना विल बी मॉनिटर्ड माने देख रेख की जाएगी। किसके द्वारा देख रेख की जाएगी, बाय डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप। किसके द्वारा, डिजिटल भारत एडवाइजरी ग्रुप माने सलाहकार समूह के द्वारा इसका देख रेख किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज माने मंत्रालय एंड डिपार्टमेंट्स और विभाग विल बी कनेक्टेड, जोड़े जाएंगे टू द स्कीम, मान इस स्कीम से, इस योजना से। एज जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य का विभाग, एजुकेशन शिक्षा विभाग, जुडिशियल डिपार्टमेंट और न्याय विभाग है, जुडिशियरी इसको कह सकते हैं। जुडिशियल डिपार्टमेंट दोनों के स्थान पर एक ही शब्द लिखना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, जुडिशियरी, न्याय विभाग। डिजिटलाइजेशन विल हेल्प, डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण, विल हेल्प माने सहायता करेगा, इन रिड्यूसिंग कम करने में, करप्शन माने भ्रष्टाचार को। आप बच्चों डायरेक्ट ही किसी के पास जाओ, वो काम नहीं कर रहा है कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो पैसे लेगा तब आपका काम करेगा। अभी क्या है, सारी चीज़ें उस पर डाल दी गई हैं
क्या कहते हैं ऑनलाइन डाल दी गई हैं। आप कोई समस्या हो उसको ऑनलाइन कर सकते हो। आपका कोई कार्य वो ऑनलाइन घर बैठे या ई मित्र के माध्यम से हो रहा है, आपके टेलीफोन के मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को पैसा देने की, किसी को ब्राइबरी यानी कि रिश्वत देने की। ठीक है, मैं चौक ले लेता हूं भाई। इट विल हेल्प, ये सहायता करेगा इन रिड्यूसिंग, कम करने में पेपर वर्क माने कागज का कार्य। जितना कागज का कार्य हम करते हैं, आपको पता हो बच्चों, पहले जब मोबाइल थे, सॉरी लैंडलाइन कनेक्शन थे टेलीफोन के, तो आपने देखा होगा घरों में एक डायरेक्टरी होती थी, यानी कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी। उसमें आसपास क्षेत्र के, जैसे कठुमर या खेरली है तो खेरली के सभी नंबर उसमें होंगे, जितने लोगों ने क्या कहते हैं टेलीफोन लगवा रखा उन सब के। और इसके अलावा हमारे कोई मिलने वालों के टेलीफोन नंबर हम एक डायरी रखते थे, उस डायरी में सबको लिखा करते थे। अभी आप देखिए मोबाइल आपके पास है तो आपको बिल्कुल डायरी में कागज में लिखने की जरूरत नहीं, मोबाइल पर ही आप लिख दीजिए। तो ये डिजिटल जो इंडिया के जो कैंपेन है, ये पेपर वर्क माने कागज के काम को कम करने में सहायता करेगा। दिस प्रोजेक्ट, यह परियोजना इज द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट, मन सबसे बड़ी परियोजना है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, माने किसकी, प्रशासन की। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड, सरकार ने अपॉइंटेड नियुक्त किया मिस कृति तिवारी, IIT टॉपर, IIT 2015 टॉपर, इंदौर गर्ल, IIT 2015 की इंदौर की लड़की मिस कृति तिवारी को एज द ब्रांड एम्बेसडर, एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत का। ऑफ के स्थान पर एक प्रीपोजिशन और आ सकता है आप चाहते हो तो, वो है फॉर। डिजिटल भारत के लिए या डिजिटल भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया, मिस कृति तिवारी, जो 2015 में इंदौर की IIT टॉपर रही थी। वी नीड, हमें आवश्यकता है, टू डेवलप माने विकसित करने की, एक करिकुलम, एक पाठ्यक्रम या कह सकते हो पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम कोर्स, पाठ्यक्रम, और करिकुलम माने पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, दैट सपोर्ट, जो सहारा दे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, ऐसा लगा लीजिए, उद्योग की आवश्यकताओं को, ऑफ टुडे माने आज की, एंड टुमारो माने कल की, आज और कल दोनों की जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। भाई आज रिक्वायरमेंट है उद्योगों के लिए और भविष्य में रिक्वायरमेंट। आपको पता है इंडस्ट्री के पास कुछ कर्मचारी यानी कि ट्रेंड कर्मचारी हैं ही नहीं, उनकी कमी पड़ रही है। तो यहाँ बताया गया कि हम हमारे विद्यालयों में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम लाएं कि उसमें आपको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। जापान में ऐसा चल रहा है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप और चीज़ें चुन रहे हैं, उसी प्रकार से सभी बच्चों को हिंदी इंग्लिश की तरह एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको कहते हैं व्यावसायिक कोर्स, जिसमें व्यवसाय के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं वो आपका ले लेंगे आर्टिकल, लिखा देंगे उसमें ना। अभी ये आपको बना दिया था स्पीच, ध्यान रखना बच्चों, स्पीच ये लिखा कंप्लीट किया है ना, इधर नीचे साइड में एक पंक्ति छोड़कर बाईं तरफ थैंक्स या थैंक यू अवश्य लिख देना। जितने भी आपने स्पीच लिखे हैं उन स्पीच के नीचे एक पंक्ति छोड़कर बाईं तरफ थैंक्स या थैंक यू अवश्य लिख देना। मैंने नहीं लिखा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं, यहाँ एक मिटाकर दूसरा फिर लिखते हैं फिर मिटाते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लिख देना।
नेक्स्ट चलते हैं चलो ठीक है, इसी पे लिख देंगे। टेरर क्या होता है बच्चों? टेरर मीन्स आतंक। इसी से बना है टेररिस्ट, आतंकवादी, और इसी से बनता है टेररिज्म, आतंकवाद। टेररिज्म ए बर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। ए बर्निंग प्रॉब्लम, एक ज्वलंत समस्या। आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या, बर्निंग इशू, ज्वलंत मुद्दा। बाय दीपक चौहान, ठीक है। ये आपका आर्टिकल बना दिया ऐसे लिख करके। अब चलते हैं आतंकवाद के बारे में लिखते हैं। टेररिज्म is a burning problem nowadays. It has become a challenge before the whole world. पूरे संसार के सामने क्या बन गया? एक चुनौती बन गया है। The word terror is not a new word for India. भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है। फॉर्मरली भूतपूर्व में, इट वॉज एसोसिएटेड विद फॉरेन इन्वेडर्स and robbers. There are so many persons who cannot solve their
पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बाय बैलेट टेक सपोर्ट, वो सहारा लेते हैं और बुलेट माने गोली का, बंदूक की गोली का सहारा लेते हैं। मैं यहां तक हिंदी करा देता हूं, फिर पैरा चेंज करते हैं। आतंकवाद इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, एक ज्वलंत समस्या है। नाउएडेज, इन दिनों। इट हैज बीकम, ये बन गया है, ए चैलेंज, एक चुनौती, बिफोर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के सामने। अब आप कहीं फुल स्टॉप यहां लगा दें तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा यहां, और एन कैपिटल वाला, नाउएडेज। आतंकवाद एक समस्या है और इन दिनों यह एक चुनौती बन गया है, ऐसे ध्यान रखना। आगे चलते हैं। द वर्ड टेरर, आतंक शब्द, ध्यान रखना, नॉट वर्ल्ड, WORLD नहीं, वर्ड टेरर, आतंक शब्द इज नॉट नहीं है, ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द, फॉर इंडिया, मान के इसके लिए, भारत के लिए। फॉर्मरली, भूतपूर्व में, या इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, इट वाज एसोसिएटेड, ये शब्द जुड़ा हुआ था, विद फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी हमलावरों से, आक्रांताओं से, एंड रॉबर्स, और लुटेरों से। बच्चों, आज जिनको हम क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, पहले ये शब्द किससे जुड़ा हुआ था, डकॉइट्स, डकॉइट्स मीन डकैत, या कह सकते रॉबर्स, लुटेरे, है ना। तो लेकिन उनमें और आतंकवादियों फर्क है। आतंकवादी सताए हुए लोग बहुत कम हैं। जो आतंकवादियों का मेन जो मुखिया होते हैं वो आम जनता या कुछ पैसे वाले लोगों से, सामान्य लोगों से सताए हुए नहीं हैं। उनका तो एक ये प्रोग्राम है, पूर्व नियोजित प्रोग्राम है, प्रायोजित कार्यक्रम समझ लीजिए इसको। वो तो अपनी विचारधारा को थोप रहे हैं, जबकि पुराने समय में जो डकैट्स वगैरह, रॉबर्स वगैरह हुआ करते थे, उनका क्या था कि वो ज़्यादातर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर समाज के द्वारा सताए जाते थे और तब जाकर के वो डकैत या लुटेरे बनते थे। और वो उस समय में अधिकतर जो पैसे वाले लोग होते थे या जिन्होंने उनको सताया था, टॉर्चर किया था, शोषण किया था, उन्हीं को वो अधिकतर लूटने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, हालांकि प्रत्येक चीज़ में अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा होते हैं अपवाद प्रत्येक चीज में। देयर आर सम पर्सन्स, कुछ लोग हैं, सॉरी, देयर आर सो मैनी पर्सन्स, बहुत से लोग हैं, हु कैन नॉट सॉल्व, जो हल नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं, देयर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, अपनी राजनीतिक समस्याओं को, बाय बैलेट माने किससे, मतदान से, टेक सपोर्ट, वो सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, कॉमा जरूर लगा देना, अंतर्थ नहीं बैठेगा। टेक सपोर्ट, वो सहारा लेते हैं, और बुलेट मान किसका, बंदूक की गोली का। पैरा चेंज कीजिए। टुडे आज नॉट ओनली इंडिया, केवल भारत ही नहीं, बट आल्सो मैनी अदर कंट्रीज are facing the problem of terrorism, as France, अफगानिस्तान, रशिया, ETC। जिन लोगों ने अधिक सेकुलरिज्म अपनाया था, वही लोग इस समस्या का अधिक सामना कर रहे हैं। फ्रांस सबसे अधिक सेकुलर राष्ट्र, लेकिन ज़्यादातर आतंकवाद की समस्या का सामना इसने भी किया है।
लेकिन ये विकसित राष्ट्रों में आते हैं, फ्रांस, रशिया वगैरह। आज केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान छोटा देश है, भारत से ही बना हुआ है। लेकिन यदि हम बात करते हैं आतंकवाद की, तो ऐसा बताते हैं और है भी कि अधिकतर आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के माध्यम से ही आते हैं और वहीं से अन्य देशों में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद की समस्या से नहीं जूझ रहा है। कई बार पाकिस्तान के विद्यालयों में भी बम ब्लास्ट किए गए हैं। पाकिस्तान भी इस समस्या से जूझ रहा है। भाई, हम जिस चीज़ का पोषण करते हैं वो स्वयं को भी परेशान करती है, सीधी सी बात है। रशिया ETC, आगे चलते हैं। द इंसिडेंट्स of bomb blasts in streets, buses, trains, etc. are seen or heard every day. No one can forget the attack on the World Trade Organization in America and on Indian Parliament. नो वन कैन फॉरगेट, कोई नहीं भूल सकता है, द अटैक, हमला, ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO पर हमला हुआ था अमेरिका में, और भारतीय संसद पर हमला हुआ था, कोई नहीं भूल सकता। हालांकि देखिए, अमेरिका में WTO पर जो हमला हुआ था 2001 में, और 2001 में ही यहाँ हमला हुआ था भारत की संसद पर। उसके बाद अमेरिका में एक आध छुटपुट घटनाएं हो गई हो तो पता नहीं है, उसके बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। जबकि भारत में उसके बाद कितने ही आतंकवादी हमले हो गए। दिल्ली में हमला हुआ था, जयपुर में हमला हुआ था, गलियों में बम ब्लास्ट हुए थे, ताज होटल पर हमला हुआ था 2008 के आसपास, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, 2008 ही है, लेकिन हुआ था। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO या WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कह सकते हो, विश्व व्यापार केंद्र या विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका हमला हुआ था, पेंटागन जिसको कहते हैं, और इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद पर हमला हुआ था, इसको कोई नहीं भूल सकता। टेररिज्म हैज बिकम, आतंकवाद बन गया है, लाइक ए कैंसर, किसकी तरह, कैंसर की तरह हो गया, कैंसर की तरह बन गया है। इट थ्राइव्स इन अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फैनाटिज्म, ETC। ठीक है, इंडिया has been struggling with terrorism for last 50 years. Our government
should set up anti-terrorism squad to abolish the problem। इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए हमारी सरकार को एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि आतंक विरोधी दल गठित करना चाहिए। चलिए कॉपी कीजिए इसको, मैं इसका हिंदी अर्थ कराता हूं एक साथ। आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या है इन दिनों, नाउअडेज, या आप नाउअडेज यहां लिख सकते हो। नाउअडेज इन दिनों आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या है। इट हैज बिकम, यह बन गया है या बन गई है, ए चैलेंज, एक चुनौती, बिफोर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के सामने। द वर्ड टेरर, आतंक शब्द, इज नॉट, नहीं है, ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द, फॉर इंडिया, भारत के लिए आतंक शब्द कोई नया शब्द नहीं है। फॉर्मरली, भूतपूर्व में, इट वाज एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ था, विद फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी हमलावरों से, एंड रॉबर्स, और लुटेरों से। देर आर सो मैनी पर्सन्स, ऐसे बहुत से लोग हैं, हु कैन नॉट सॉल्व, जो हल नहीं कर सकते हैं, देयर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, अपनी राजनीतिक समस्याओं को, बाय बैलेट, किससे, मतदान से। बैलेट का मतलब क्या होता है, मत। बैलेट पेपर नहीं पढ़ा आपने, सोना का बैलेट पेपर यानी मतपत्र। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर हुआ करते थे, उस बैलेट पेपर पर वोट डालते थे, मोहर लगाते थे। और अभी क्या है, अभी आपके ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई हैं, जिसको कहते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। टेक सपोर्ट, वो सार लेते हैं बुलेट, किसका, बंदूक की गोली का। बच्चों, बंदूक की गोली को क्या बोलते हैं, बुलेट। और एक वैसी गोली होती है खाने की, मीठी गोली जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं टॉफ़ी, या कह सकते हैं कैंडी, है ना। और जिसमें डंडी लगी होती है उसको लॉलीपॉप बोल देते हैं, ठीक है। टुडे आज नॉट ओनली इंडिया, केवल भारत ही नहीं, बट आल्सो मैनी अदर कंट्रीज, बल्कि बहुत से अन्य देश भी आर फेसिंग, सामना कर रहे हैं, द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। ऑफ लगा दीजिए, ऑफ लगाइए। द प्रॉब्लम ऑफ, देखो एक साथ अर्थ कराते हैं बाद में तो कितना अच्छा रहता है। पढ़ाते पढ़ाते, लिखते लिखते कहीं कोई एक आध शब्द छूट जाता है तो वो आ जाता है। फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, यदि मैं लिख रहा था और किसी बोलते हुए लिख रहा था और किसी ने, मैं बोल रहा था उस समय लिख लिया होगा, तो वो ऑफ उसने लिख लिया होगा, बोल दिया था उसने। फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। एज, जैसे कि फ्रांस, अफगानिस्तान, रशिया, रूस, ईटीसी इत्यादि। रशिया का मतलब रूस, रशियन, रूसी। द इंसिडेंट्स, घटनाएं, और बम ब्लास्ट, बम धमाकों की, इन स्ट्रीट्स, गलियों में, बसेज, बसों में, ट्रेन्स, रेलगाड़ियों में, ईटीसी इत्यादि, आर सीन, देखी जाती है, और हेयर, सुनी जाती है, एवरीडे, रोजाना। नो वन कैन फॉरगेट, कोई नहीं भूल सकता, द अटैक, हमला, ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन पर, इन अमेरिका, अमेरिका में WTO पर, पेंटागन पर हमला हुआ था, उसको कोई नहीं भूल सकता। एंड ऑन इंडियन पार्लियामेंट, और भारतीय संसद पर कोई नहीं भूल सकता। टेररिज्म, आतंकवाद, हैज बिकम, बन गया है, लाइक ए कैंसर, किसकी तरह, कैंसर। जिस प्रकार कैंसर की जड़ें होती हैं, आप एक उसको काट दीजिए, कैंसर की एक गांठ को निकाल दीजिए तो कैंसर समाप्त नहीं होता है। किसी एक या दो या चार 10 आतंकवादियों को मार देने से आतंकवाद समाप्त नहीं होता, इसकी जड़ें कैंसर की तरफ फैल गई हैं। इट थ्राइव्स इन, यह पनपता है, इन अनएजुकेशन, अशिक्षा में। जहाँ अशिक्षा होती है वहाँ आतंकवाद पनपता है। क्यों? क्योंकि अशिक्षित लोगों को कोई भी व्यक्ति अपने फेवर में ले सकता है, अपने विचारों में उसको फंसा सकता है। अशिक्षा कारण इसमें है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति जानता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। ही नोज वेरी वेल, एन एजुकेटेड पर्सन नोज वेरी वेल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक शिक्षित व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सही क्या गलत क्या है, बट एन एजुकेटेड पर्सन,
अनएजुकेटेड पर्सन नहीं जानता है कि सही क्या गलत क्या है, उसको लुभावनी चीज़ें प्रतीत होती हैं और उसी दिशा में वो कदम बढ़ाता है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बच्चों, जहाँ बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को पैसा नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे विशेषकर युवा वर्ग है वो आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको रोजगार ही नहीं, बहुत ही मोटा पैसा मिलता है अपनी विचारधारा को थोपने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी आतंकवादी बनते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं है। आप सोच नहीं सकते बच्चों, हम और आपके पास खाने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक हैं, ज़्यादा नहीं तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनको सुबह खाना खा लिया तो शाम को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति है आज। खैर मानते हैं 1966 में स्वामीनाथन आयोग के स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने उनके प्रयासों से यहाँ भारत में कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आई थी जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं, जिससे भरपेट खाने को मिल रहा है। बहुत पहले खाने को नहीं मिलता था बच्चों। उस समय इस क्रांति से पहले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, इसी हरित क्रांति के कारण। अंततः उससे पहले उन्होंने ये कहा था, भारतवासियों आप 1 वर्ष तक कम से कम 1 सप्ताह में 1 दिन मंगलवार का व्रत रखिए, जिससे कि बहुत लोगों को बहुत बचत होगी खाने की और बहुत भूखे लोगों को भोजन मिलेगा। ये स्थिति थी। नॉर्मन बोरलॉग थे मैक्सिको के, उन्होंने हरित क्रांति चालू की थी मैक्सिको में, फिर भारत में आई थी 1966। नॉर्मन बोरलॉग ने 1960-61 के आसपास की थी। तो ये चीज़ें हैं। आप सोच सकते हो, महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले ये बताया था, अमेरिका में जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति अस्वच्छ है वही गरीब है। अमेरिका में क्या माना जाता था कि कोई व्यक्ति अस्वच्छ है, गंदा रहता है, गंदे कपड़े पहनता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं, गरीब है। जबकि भारत में क्या बताया था कि पूरे दिन भूखे रह करके एक व्यक्ति ने काम किया है, मजदूरी की है, और शाम को उसको 2 रोटी मिली है खाने के लिए, और उन 2 रोटियों को भी कोई छीन करके ले गया। ये स्थिति थी गरीबी की भारत में आज़ादी से पहले। और ये लोग आए थे, कौन? अंग्रेज लोग आए थे। उस समय भारत बहुत ही संपन्न राष्ट्र था। अंग्रेजों के आने से पहले अंग्रेजों ने यहाँ सब कुछ यहाँ से छीन करके ले गए, इतनी ढुलाई करके ले गए थे कि आप सोच नहीं सकते। फिर भी भारत एक संपन्न राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। फैनाटिज्म का मतलब क्या होता है? धर्मांधता। धर्म के प्रति जो अंधे हो जाते हैं, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, वो कहलाते हैं फैनाटिज्म व्यक्ति, यानी धर्मांध व्यक्ति। धर्मांधता से भी ये आतंकवाद फैलता है। इंडिया हैज बीन स्ट्रगलिंग, भारत स्ट्रगलिंग माने संघर्ष कर रहा है विद टेररिज्म, आतंकवाद से, फॉर लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 वर्षों से। पिछले 50 वर्षों से भारत आतंकवाद से जूझ रहा है। आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, GOVERNMENT, इसको सही कीजिए, GOVERNMENT, आवर गवर्नमेंट शुड सेटअप, हमारी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंक विरोधी दल, टू एबोलिश, ABOLISH, एबोलिश माने उन्मूलन करने के लिए, द प्रॉब्लम, इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए हमारी सरकार को एंटी टेररिज्म माने आतंक विरोधी स्क्वाड माने दल का सेटअप करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और लिखना चाहते हो लिख सकते हो, विद द कोऑपरेशन ऑफ कॉमन फॉल्क, आम जनता के सहयोग से, या विद द कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक, जनता के सहयोग से, द गवर्नमेंट, सरकार को, शुड एबोलिश, उन्मूलन करना चाहिए, या शुड टेक हार्ड स्टेप्स, कठोर कदम उठाने चाहिए, अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की समस्या के विरुद्ध। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका एक साथ और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। आपका ये क्लास आज यहाँ समाप्त हो गई है। ठीक है बच्चों, मैं आपको जो इसकी कामना करता हूँ, मेहनत कीजिए। मेरा तो एक ही शब्द बार बार आपको आता है, मेहनत कीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। आज आप मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा।
मत सोचिए, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं सर मैंने 10th में मेहनत की थी फिर भी मेरी परसेंट मेरी मेहनत के अनुसार अनुरूप नहीं बनी। तो बच्चों घबराइए मत, आपने 10th में मेहनत की, परसेंट आपकी 2 कम रह गई, कोई बात नहीं। आपने मेहनत की है तो आपको उस मेहनत का ज्ञान अवश्य मिला होगा, ज्ञान हुआ होगा। और जब ज्ञान आपको मिला है तो निश्चित रूप से वो ज्ञान आज नहीं तो कल आपको काम आएगा, किसी कंपटीशन में काम आएगा। 10वीं मेहनत की है तो हो सकता है वो मेहनत 12वीं में काम आएगी, लेकिन सतत मेहनत कीजिए। बच्चों 10th में यदि आपकी परसेंट अच्छी बनी है और 12th में अच्छी परसेंट नहीं बनी तो लोग क्या कहेंगे, तुक्का लग गया 10th में। इसलिए सतत मेहनत कीजिए, अपनी श्रेष्ठता को हमेशा बनाए रखिए। और यदि आप 12वीं मेहनत करते हैं, अच्छा परसेंटेज, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, तो यहाँ नहीं रुकना है। आप जिस किसी पोस्ट के लिए आप कंपटीशन दोगे, नीट का, IIT का, IAS का, RAS का, तो वहाँ भी आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। और बच्चों में तो ये कहता हूँ, कंपटीशन देने के बाद आप एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेते हो, वहाँ भी मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपका नाम संसार में, देश में होगा। आप केवल अपने गांव, अपने परिवार, अपने माता पिता की ही धरोहर नहीं हैं, आप इस देश की धरोहर हैं। ठीक है, नमस्कार।